ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण रावकाचार्य ग्रंथ है और इसमें भक्ष अभक्ष संबंधी वर्णन चल रहा है। पेज नंबर 141। पुस्तकें नहीं है तुम्हारे पास? शायद इधर ऑपरेट करने वाला भी नहीं है। पुस्तक हो तो रख लो, पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये जो प्रकरण है आसानी से समझ में आता नहीं है। शब्दों के हिसाब से ले तो लेते हैं इसको, लेकिन उसका आशय क्या है वो थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ता है लोगों को समझने। इसके पहले प्रकरण चल रहा था अपना, पानी कैसे छानना, पानी छानने की विधि वगैरह। ये जो चैप्टर है ये बहुत काम का है तुम सब लोगों के लिए। 141 पेज पर है, 85 86 गाथा के बाद में, है ना? बहुत बढ़िया प्रकरण है। इसमें पेज नंबर अलग होगा शायद। 85 86 गाथा निकालो, श्लोक निकालो, उसके बाद 2 पेज और पलटो। कंदमूल त्याग, उसके पहले पानी का, है ना? क्या नंबर है, पेज नंबर क्या है? 146। अच्छा, थोड़ा अंतर आ गया ना, कोई बात नहीं। तो पहले प्रकरण ये चला कि पानी जो छाना जाता है वो कैसे छानना, उसकी विधि क्या हो, है ना? पानी छानने के लिए मुख्य रूप से अपने को कपड़ा लेना चाहिए, सूती, कॉटन का। दूसरे कपड़े में पानी बराबर छनता नहीं। मतलब यूं छनने को छन जाएगा, लेकिन पानी छानने में अपनी मुख्यता किसकी है? जीव दया की, है ना? अपने को पानी फिल्टर नहीं करना है, अपने को तो जीवों का घात ना हो, ये अपने को विशेष रूप से वहां पे ध्यान में रखना है। तो जीवों का घात नहीं हो उसके लिए कॉटन होना चाहिए। कॉटन हो और वो भी मोटा हो, थोड़ा अच्छा मोटा छन्ना हो, गट्ठा। ऐसा नहीं छिछला छिछला नहीं। जैसे कॉटन भी कई तरह का आता है। एक जैसे तुम्हारे जो बैंडेड आती है पट्टी बांधने की, वो भी कॉटन की होती है, लेकिन वो कितनी छिछली होती है, उसमें छेद कितने बड़े बड़े होते हैं। तो वैसा नहीं। दृढ़ वस्त्र लिखा ना इसके अंदर, दृढ़ वस्त्र शब्द दिया है। दृढ़ माने गट्ठा। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। उसके बाद भी दोहरा, दोहरा यानी डबल। आगे आ जाओ, तुम पीछे क्यों बैठे हो? दोहरा होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, पेज नंबर 141 है इस पुस्तक में। और उसके अलावा देखो, कॉटन का, मोटा, दोहरा। अच्छा, मोटे की पहचान कैसे करोगे, कैसा मोटा? सूर्य का प्रकाश तो पार होगा, सूर्य का बिंब नहीं दिखे। मतलब सूरज जो गोल नजर आता है ना, ऐसे यूं कपड़ा अपन इसको ऐसे करेंगे यूं तो वो नजर नहीं आना चाहिए ऐसा। उसको डबल करना, डबल करके नहीं, पहले देख लो उसको डबल करना। और फिर उसके बाद भी जो अपना बर्तन है, उस बर्तन से कम 3 गुना लंबा चौड़ा होना चाहिए। बल्कि और थोड़ा ज्यादा ही रहे तो ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि सूखा रहना चाहिए बाहर में कपड़ा, जहां से अपन छानते हैं वो, जहां पानी लगा है वहां पे पानी के जीव हैं। अब अपन उसको हाथ में लेंगे तो उन जीवों का घात होगा। इसलिए बाहर का कपड़ा सुरक्षित बचा रहे, सूखा रहे, तो उन जीवों का घात नहीं होता। इसलिए वो कपड़े की विधि इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है। ऐसी बात थी इसमें। पानी की मर्यादा आप सब जानते हो। छानने के बाद 48 मिनट, अगर उसकी मर्यादा बढ़ानी है तो हल्का सा गुनगुना कर लो ना। थोड़ा गुनगुना करोगे तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। और या फिर लौंग सौंफ इलायची वगैरह डाल लो तो भी हो जाएगी। ये चैप्टर हमारा हो चुका, लेकिन तुम लोगों के हिसाब से वापस से बता। हमेशा ध्यान रखना, पानी का स्पर्श, रस, गंध या वर्ण, ये 4 बदल गए जिससे, उससे पानी की मर्यादा बढ़ गई। लेकिन वो वस्तु कैसी हो, जैसे पानी का स्वाद है तो शक्कर या नमक डालने से भी बदल जाएगा, तो मर्यादा बढ़ गई उसकी। क्यों, उससे क्यों नहीं बढ़ी? लौंग सौंफ से बढ़ रही है और शक्कर और नमक से नहीं बढ़ रही है, क्या कारण? नहीं, ऐसा तो नहीं है। शक्कर से जीवोत्पत्ति, शोध की शक्कर डालो फिर क्या जीवोत्पत्ति। देखो, इसका एक सीधा सा पैमाना बताता हूँ। जो वस्तु खुद अलग रह जाए, पानी में घुले नहीं, समझ में आ रही बात?
सौंफ लौंग ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है पानी में, घुलती नहीं है ना। शक्कर और नमक घुल जाते हैं, साबुन घुल जाता है, ठीक है ना। तो जो वस्तु खुद अलग रह जाए और वो पानी का स्पर्श बदल दे, रंग बदल दे, वर्ण बदल दे, गंध बदल दे, तो समझना उससे पानी की मर्यादा बढ़ेगी। ये एक बारीक तुमको पैमाना दे दिया मैंने, है ना। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है कि इससे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस वस्तु से पानी की मर्यादा बढ़नी चाहिए या नहीं। तो सीधा सा है कि जो खुद अलग रह जाए और उसके बावजूद, अब तुम वो लौंग या सौंफ को निकाल भी दोगे तो भी पानी वैसा ही रहने वाला है ना। और शक्कर नमक घुल जाती है पानी में। और घुलने का मतलब समझे, थोड़ी देर अगर तुमने 5-7 घंटे पानी को ऐसे ही रख दिया तो वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर ऊपर का पानी कम मीठा या कम खारा रह जाएगा, नीचे का ज्यादा हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तुम्हारे घरों में अगर कभी शरबत बनाया हो, शरबत में वो महीनों तक पड़े रखते हैं बहुत से लोग, तो वो शक्कर नीचे नीचे जम जाती है, ऊपर ऊपर फीका फीका हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो वास्तव में पानी का स्वरूप बदला ही नहीं। और लौंग, सौंफ, इलायची, अनार का छिलका, ये चीजें डालते हैं, इनको तुम साबुत वापस का वापस निकाल लो भले, वो पानी का जो बदलना था सो बदल चुका। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जिसकी ऐसी मर्यादा बढ़ाई है उस पानी को फिर वापस से छान करके काम में नहीं ले सकते। 6 घंटे बाद वो पानी पीने के अयोग्य हो गया। इसलिए ये 6 घंटे की मर्यादा उतने की ही करना जितना अपन खत्म कर सके। अगर उतना पानी खत्म नहीं कर सके तो उतना मत करना, ज्यादा नहीं करना, कि करके तो बहुत सारा रख लिया अपन ने वैसा पानी, लेकिन अब वो काम में ही नहीं आ रहा, ऐसा काम नहीं। खत्म कर देना उसको, है ना, काम में लेकर के, ढोल करके नहीं, है ना। तो ऐसा ये पानी छानने की बात आई थी, कंदमूल त्याग की भी बात हमारी चली। कंदमूल तुम सब जानते हो, इसके अंदर बहुत सारे नाम दिए हैं। अब अपने को इसके आगे का प्रकरण देखना है, वनस्पति त्याग। ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, समझने लायक प्रकरण है। साधारण और प्रत्येक की क्या पहचान है वो अपने को इसमें देखनी है ना। मैं यहाँ पे ढूंढारी से बोलूंगा, कोशिश करना समझने की। इसमें मिलान करना मिल जाएगा तुम। करना उचित है ना। ये ऊपर लाइन थी ना, परमागम से वनस्पति का ऐसा स्वरूप जानना, मिली। इसके नीचे से पढ़ेंगे अपन, वनस्पति त्याग से। वनस्पति दो प्रकार है, एक प्रत्येक, दूजा साधारण। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सदाशिव जी की ओरिजिनल लिपि। प्रत्येक तो एक देह में एक जीव है, और देह एक जामे जीव अनंतानंत, सो साधारण वनस्पति। याते साधारण भक्षण करें तामे अनंतानंत जीवनी का घात जानी त्याग करना योग्य है। अब साधारण और प्रत्येक की पहचान के ऐसे लक्षण जानने, जिस वनस्पति में लीक प्रकट नहीं भई होए, रेखा सी नहीं दिखी होए, कली प्रकट नहीं भई होए, और जामे पेली प्रकट नहीं भई होए, और जाका तोड़ता ही समभंग हो जाए, बाको टेढ़ो टूटे नाही। अभी सुन लो पहले ध्यान से, अभी इस पर चर्चा करेंगे तब नोट करना। बाको टेढ़ो टूटे नाही, तथा जाके माही तातू तूतड़ो प्रकट नहीं भयो होए, सो साधारण वनस्पति। या में एक अणु मात्र में अनंतानंत जीव है, और जिस वनस्पति में धार व धारवा तथा कली तथा रेखा तथा पेली प्रकट दिखे, सो साधारण नहीं प्रत्येक वनस्पति। तथा जाकू तोड़िए तो टेढ़ा बांका टूटे, सूधा शस्त्र से बने बंधारिया जैसा साफ बरोबर नहीं टूटे। तथा जाके माही तार तूतड़ा प्रकट हो गया होए, सो प्रत्येक वनस्पति। परंतु वो वनस्पति पहली साधारण होए, वाही एक अंतर मुहूर्त में प्रत्येक होए जाए।
को साधारण ही बनी रहे। पान, फूल, बीज, फल, डाली, ऊपल इत्यादि समस्त में साधारण प्रत्येक की याही पिछाण जाननी। पत्र में समभंग आदि होए तो पत्र साधारण है, अन्य समस्त वृक्ष साधारण नहीं। बीज कूप, बीज कूपल संभंग सहित होए, रेखादिक प्रकट नहीं होए, जेते बीज कूपल साधारण है, अन्य साधारण नहीं। ऐसे इस वनस्पति में को साधारण मिल जाए, को प्रत्येक हो जाए इत्यादि दोष रूप तथा वनस्पति में अनेक त्रस जीवनी का संसर्ग उत्पत्ति जानी, जे जिनेन्द्र धर्म धारण करी पापनिते भयभीत हैं, ते समस्त ही हरित काय का त्याग करो। जिह्वा इंद्रिय को वश करो। और जिनका समस्त हरित काय का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है, ते कंद मूलादिक अनंत काय का तो यावत जीव त्याग करो। और जे पंच उदुम्बर अधिक प्रकट त्रस जीवनी करी भर्या, ऐसा फल पुष्प शाक पत्रादिक को छाड़ी करी के त्रसघात करी रहित दिखे, ऐसी तरकारी फलादिक 10-20 को अपनी परिणामनि के योग्य जानी नियम करो। इन्हीं सिवाय 28 लाख कोड़ी कुल वनस्पति का है, तिनका तो त्याग करी भार उतारो। हरित काय प्रमाणिक का नियम करे, ताके कोट्या अभक्ष टले है, तिसमें पत्र जाति भक्षण योग्य नहीं। त्रस की उत्पत्ति टाली अन्य बहुत घटाए, नियम करो। निरर्गाल निरर्गाल रया आश्रव सर्व का असंयम को आवे है, ताते हरित काय का भक्षण में नियम व्रत करना योग्य है। दो छोटे से पैराग्राफ और है। बहुरी जिस भोजन ऊपरी उलण आ जाए, ऊपर फूल सा नीला हरा लाल आ जाए, सो भक्षण मति करो, या में अनंत जीवनी को घात है। याते हैं जिस ऊपर फूली आ जाए, सो दूर ही ते त्यागो। बहुरी मोह के कारण प्रमाद के उपजाने वाले ज्ञान को बिगाड़ने वाले जिह्वा इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय को विकल करने वाले, ऐसे भांग या बगला है क्या वैसे, ऐसे भांग, तंबाकू, छोतरा, अमल हुक्को, जर्दो इत्यादि अभक्षणिका खावना पीवना जिन धर्मी को त्यागने योग्य है, ये अमल पराधीन करे। चलो पहले यहाँ तक अपन चर्चा करते हैं। मैंने एक पेज पूरा पढ़ दिया इसमें से, बार बार ढूंढारी से नहीं देखना होता है ना। देखो वनस्पति त्याग की बात है। वनस्पति त्याग में क्या कह रहे हैं, वनस्पति के भेद पढ़े अभी कि नहीं पढ़े? कनिष्ठ तो हो गया ना तुम्हारा। तो वनस्पति कितने प्रकार की, कौन सी? माने अपन देखते हैं एक केंद्रीय जो स्थावर जीव हैं, स्थावर जीव में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति, इन सबके सूक्ष्म और बादर के भेद तो है ही सही, है ना। वो तो चाहे पृथ्वी कायिक हो, चाहे वनस्पति कायिक हो, चाहे जल कायिक, अग्नि कायिक, कोई भी हो, इन सब में सूक्ष्म और बादर इनका तो भेद है ही सही। इसके अलावा वनस्पति में दो भेद और बनते हैं, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण और प्रत्येक का क्या मतलब है, समझ में आता है? साधारण प्रत्येक क्या? आधिपत्य किसी के पास होता ही नहीं उसमें, आया समझ में? ये बहुत बढ़िया शब्द इसमें बीच में डाला, आधिपत्य। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, एक शरीर में एक जीव रहे वो प्रत्येक, और एक शरीर में अनंत जीव रहे वो साधारण। ऐसा नहीं। देखो अभी अपन है, अपन साधारण है या प्रत्येक है ना। बहुत से कंफ्यूज होंगे, ये तो वनस्पति का भेद है। लेकिन वनस्पति के भेद के अलावा, वनस्पति के अलावा सभी प्रत्येक होते हैं, ठीक है ना। माने बाकी जितने भी स्थावर हैं अथवा त्रस हैं, वो सब प्रत्येक ही होते हैं। प्रश्न तो ये बनता है, अपन सूक्ष्म है या बादर है? अपन क्या है? बादर, है ना। भाई जो दूसरे से रुके, है ना, दूसरे के द्वारा बाधित हो, वो बादर कहलाता है ना? जिसके किसी की भी बाधा नहीं हो, अपने आप निकलता जाए। एक रिद्धि वाला प्रकरण जरूर इसके अंदर आया,
वृद्धि आदि के निमित्त से, लेकिन वो चीज अलग है। तो अपन तो यूं समझो सूक्ष्म जीव जो किसी के द्वारा आसानी से दिखते नहीं है, यूं ही आर पार दीवार के आर पार निकल जाए, है ना, तुम्हारे बर्तन के आर पार निकल जाएंगे, ऐसे होते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म निगोदिया पूरे तीन लोक में ठसाठस भरे हैं, है ना, उनके बचाव की बात नहीं होती, क्योंकि बचाव कर भी नहीं सकते, तुम चाह करके भी उनको रोक नहीं सकते, ऐसा है। बाकी जो उसमें अपवाद है वो थोड़ा सा अलग है। तो अपन है बादर। दूसरी बात, अपन है प्रत्येक। मैंने ये बात क्यों की अपन प्रत्येक है भाई, इस शरीर में कितने जीव हैं, तो फिर साधारण होना चाहिए। अपना जो शरीर है क्या उसमें अपन ही रह रहे हैं? एक खून की बूंद में अनंत अनंत जीव है ना। अपना जो मांस है, हड्डी वगैरह है, इन सब में भी तो बहुत सारे जीव है ना। तो वो सब जीव जो हैं, तो फिर अपन साधारण क्यों नहीं, अपन प्रत्येक क्यों? क्योंकि इस शरीर का आधिपत्य अपने पास है। सामान्य कथन है, वैसे तो जीव कोई शरीर का स्वामी होता नहीं, असलियत में तो जीव और शरीर दोनों न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी एक सामान्य कथन है, निमित्त निमित्तिक संबंध देख करके कि भाई मेरे ऐसे भाव हुए कि मैं यहां से वहां गमन करूं, तो शरीर भी वैसा गमन कर लिया, शरीर ने, है ना। शरीर फिसला, शरीर गिरा, तो मैं भी साथ में गिरूंगा। ये आपस में ऐसा इनका संबंध है। ऐसा संबंध जिनके आपस में हो, और जिस शरीर का स्वामी जो कहला एक ही जीव कहलाता हो, तो वो कहलाता है प्रत्येक जीव। प्रत्येक शरीर, जीव नहीं, प्रत्येक शरीर। प्रत्येक शरीर की वजह से वो जीव भी प्रत्येक जीव कहलाने लग जाता है। ठीक है, तो हम प्रत्येक हैं। इसी तरह से ये जितनी भी वनस्पति है, अब वनस्पति के कई भेद, वो जड़ भी वनस्पति है, तना भी वनस्पति है, डाली भी वनस्पति है, पत्ते भी वनस्पति है, फल भी वनस्पति है, फूल भी वनस्पति है, कोपल भी वनस्पति है, ये सब वनस्पति है ना। लेकिन इन वनस्पतियों में कोई चीज तो ऐसी होती है कि कोई साधारण होती है, कोई प्रत्येक होती है। अभी पहले साधारण समझ लो। प्रत्येक में तो ऐसा सिस्टम है अपना कि एक शरीर का मालिक एक जीव रहेगा, भले उस शरीर के आधार से और जीव रहते हों, वो अलग बात है। जैसे अपने शरीर के आधार से और भी सूक्ष्म जीव बहुत से हैं, है ना। लेकिन इस शरीर का मालिक कौन? मालिक तो मैं कहलाऊं। मेरे रहते ये शरीर जीवित कहलाता है, मेरे नहीं रहते ये शरीर मृत कहलाता है। तो अपन वो प्रत्येक कहलाता है, ठीक है ना। और साधारण में क्या होगा, एक ही शरीर, उस शरीर में, एक ही शरीर में अलग अलग उसके हिस्से बने हुए हैं, है ना। जिसको असंख्य आवास, फिर आवास के अंदर वो अंडर, उल्वियां, और फिर उनमें बारीक बारीक और भी ऐसे भेद होते हैं ना। कर्णन योग में आगे पढ़ोगे तुम, गोमट सार वगैरह के अंदर आएगा। तो उस एक शरीर का मालिक एक जीव नहीं, तो अनंत जीव है कि नहीं, वो अनंत जीव मालिक है ही नहीं, वो सब किराएदार है। समझ में ही बात। इसको ऐसे समझना कि जैसे अभी मान लो अपना जो मकान है, अपना घर है, ठीक है, अपने घर के मालिक कौन? हम हैं। इस घर में कितने जीव रहते हैं? कि हम पांच जने रहते हैं, जो भी मान लो पांच जने होते, तो पांच जने रहते हैं, तो पांच जने उसके मालिक, कि पांच जने ही रहते हैं क्या? इतने सारे चूहे, छिपकलियां, कॉकरोच, मच्छर मक्खी, ये नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं, लेकिन वो उसके मालिक नहीं, है ना, मालिकाना हक नहीं। दूसरी तरफ एक बड़ी बिल्डिंग है, जैसे मुंबई में चोल होती है ना, चोल देखी, लंबी लंबी होती है। कलकत्ता की वो जो ऐसी झुग्गी बस्तियां थी, वहां के बारे में तो ऐसा सुना कि लंबे लंबे रेल के डब्बे की तरह वो चोल बनी रहती है, और एक ही में, जैसे ये हॉल है मान लो, जो समझो इसी में 10 परिवार अलग अलग रहते, कोई भी मालिक नहीं। ऐसे भी बनावट होती है बहुत सी, है ना। जहाँ पे थोड़ी कच्ची बस्ती हो या इस तरह के हो, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, जगह कम हो, तो इस तरह से रहते हैं। चोल हो गई या इस तरह के, क्या बोलते हैं उनको, जो जो भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो समझ में आ रही है बात। एक ही बिल्डिंग में रहने वाले बहुत लोग, लेकिन उनमें से मालिक कोई नहीं। ठीक उसी तरह से ये साधारण से, ठीक है। अब साधारण कौन से हैं? सामान्य सी उदाहरण उदाहरण की बात लो, तो जमीन के नीचे उगने वाले जितने भी जमी कंद हैं, है ना। कंद और मूल ये दो तरह के होते हैं। जमीन के नीचे दो तरह की चीजें, कंद और मूल, ठीक है। अब कंद माने क्या और मूल माने क्या? मूल होता है जैसे गाजर, मूली, शलजम, प्याज, अदरक, इन सब का एक निश्चित आकार, ठीक है ना। जिसका एक निश्चित आकार हो, भले साइज छोटी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आकार एक निश्चित है।
जैसे प्याज कहते हैं तुम्हें वो दिमाग में उस तरह का आकार बन जाए, है ना। लहसुन का एक निश्चित आकार होता है, मूली गाजर का एक ऐसा आकार होता है। आलू का कोई आकार फिक्स है? अदरक का, वो गीली हल्दी का, और कौन कौन सा आते हैं वो, गराड़ू, सूरण, और शकरकंद, इनका कोई आकार फिक्स नहीं है। ये आड़े तिरछे कैसे भी हो जाते, तो वो कहलाते हैं कंद। और जिनका ये आकार निश्चित है ना, वो कहलाते हैं मूल। दोनों के दोनों ही साधारण वनस्पति हैं, अपने काम में लेने लायक नहीं, फूल से भी काम में लेने लायक। हालांकि इसकी चर्चा हमारी पहले हो गई, कंद मूल त्याग ऊपर निकल गया। यहाँ तो अब पहचान की बात है। देखो, जमी कंद तो साधारण ही है ना, वो तो छोड़ने लायक ही है। तो जमी कंद की बात तो करो अब गौण। अब तो अपन देख रहे हैं कि क्या जमीन के ऊपर उगने वाली सभी वनस्पति खाने लायक है, काम में लेने लायक है? नहीं, सभी नहीं। क्योंकि जमीन के ऊपर भी साधारण वनस्पति पाई जाती। अब हम पहचान कैसे करें? क्योंकि कोई फल साधारण भी है और कोई फल प्रत्येक है। कोई फूल साधारण है, कोई फूल प्रत्येक है। कोई पत्ती साधारण है, कोई पत्ती प्रत्येक है। हम कैसे पहचान करें? पत्ती तो खैर प्रत्येक होती ही नहीं, वो तो एक मैंने बोलने में बोल दी। तो इसको समझना, ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत काम का है। अधिकांश इसकी चर्चा होती तो है, लेकिन सामान्य सी बात होकर रह जाती। अपन थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। देखो, वनस्पति के दो भेद है, एक प्रत्येक, दूसरी साधारण। साधारण और प्रत्येक समझ में आया ना अभी? एक ही शरीर के आधार से अनंत जीव रहते हैं, लेकिन वो उसके स्वामी नहीं है, है ना। वो जीव कोई मरता है, दूसरा पैदा होता रहता है, निरंतर ये काम चलता है। आलू प्याज इत्यादि में यही होता है। प्रत्येक के तो एक शरीर में एक जीव होता है, देखो यहाँ भी ऐसा। जबकि वास्तव में एक शरीर में एक जीव का आधिपत्य होता है। ये बहुत बढ़िया शब्द लिया है, आधिपत्य वाली बात मुख्य। तथा साधारण में एक शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं। कितने होते हैं? कितने अनंत अनंत? उसका एक उदाहरण आता है कि जैसे आलू है। आलू के सुई के नोक का जो अग्रभाग है ना, सुई की नोक होती है, कितनी बारीक होती है? सुई की नोक बराबर आलू का टुकड़ा। आलू का, प्याज का, किसी का भी, एक्स वाई जेड जो भी जमीकंद है उसका, उसका जो टुकड़ा है उसमें कितने जीव हैं? कि अगर उन जीवों को कबूतर के आकार का कर दिया जाए तो पूरा 3 लोक भर जाएगा उससे। इतने जीव। कितने में? एक आलू में? एक आलू के सुई की नोक बराबर। और आलू माने सिर्फ आलू नहीं, आलू तो एक नाम है, अब कितने नाम ले मैं। जो भी जमी कंद है, जो भी जमी कंद है ना, आलू प्याज लहसुन गाजर मूली अदरक, और क्या होता है वो, शकरकंद वगैरह, जो तुमको ध्यान आए, जमीन के नीचे जो उगता है, जो भी साधारण वनस्पति है, उनमें सब में इतने जीव। समझ में आ रही है बात? इतने अनंत जीव। तो अनंत की कल्पना कर लो। 3 लोक का तो तुमने वर्णन पढ़ा ना, है? तो पूरा 3 लोक कितना बड़ा है। उस पूरे 3 लोक में वो सब जीव फैल जाए, अगर उनको कबूतर के आकार का कर दो। दो उदाहरण आते हैं, एक कबूतर का आता है, और एक आंवले का आता है, कि आंवले के बराबर भी कर दो तो पूरे 3 लोक में ठसाठस भर जाए। ऐसा वर्णन है। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत ज्यादा जीव हैं, अपने को जीवों के घात से बचना चाहिए। साधारण वनस्पति कभी भी काम में नहीं लेना, कभी नहीं लेना। ठीक है। अब देखो, साधारण वनस्पति खाने से अनंतानंत जीवों का घात होता है, ऐसा जानकर उसका त्याग करना उचित ही है। तुम में से कौन कौन नहीं खाता आलू प्याज वगैरह? बाकी खाते हो? हाँ? नियम नहीं है। देखो, इतने जीव हैं, जीवों का घात होता है ना। यहाँ जबरन तो कोई नियम दिलाया नहीं जाता, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा तो अपना आप ही छोड़ो। इतने जीवों का घात अपने को क्यों करना, सिर्फ एक जीवान की लिप्सा के लिए? अच्छा बताओ, जमीकंद कोई दवाई भी नहीं, कोई औषधि भी नहीं, बल्कि उससे तो अपने शारीरिक विकार ही बढ़ते हैं, रोग ही बढ़ते हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि वो दवाई में काम आता। आलू कौन सी दवाई है, बल्कि डॉक्टर बंद ही करवाता है ना। समझ में आ रही है बात? तो ये तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। अपने को बिल्कुल भी इनका सेवन नहीं करना, कभी नहीं करना। बाजार का खाने का तो शौक नहीं है ना किसी को, है?
बाजार में खाना छोड़ दो तो आधे से ज्यादा अभक्ष्यों से तो यूं ही बच जाओगे, कि बाजार का बना हुआ हमको खाना ही नहीं। बहुत सारे अभक्ष्यों से बच जाओगे। आया समझ में? घर का बना या जो अपना संस्था है, संस्था का बना ही खाएंगे, इसके बाहर का खाएंगे ही नहीं। अपने आप बहुत सारी चीजों से बच जाओ। देखो, साधारण वनस्पति खाने से अनंतानंत जीवों का घात होता है। देखो, कई बार ऐसा लगता है अपने को कि होता होगा, अपने को क्या मालूम, अपने को ऐसा वो दिखता नहीं। एक ऐसी रिसर्च की गई, जो लोग मांस खाते हैं ना, उनको जब वो दिखाया गया कि ये मांस की उत्पत्ति कैसे होती, कैसे उस जीव को कष्ट होता है, कितना उसको तड़पाया जाता है, कितनी उसको पीड़ा होती है, ये उसने देख लिया तो उसको खाने का मन नहीं हुआ। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से अपने को विचार करना चाहिए, अनंतानंत जीवों का घात। कल्पना करो, उस आलू में, एक आलू में, अच्छा पूर्व भव है, आगामी भव होगा, ये तो मानते ही हो ना अपना। पिछले भव में अपन किसी और गति में थे, अभी किसी और गति में। और अपने जाने कितने पूर्व भवों के रिश्तेदार, वो जाने कहाँ कहाँ होंगे। उनमें से कोई कोई तो उन आलू प्याज वगैरह में भी पैदा हुए होंगे, निगोद में भी गए होंगे, जिसके जैसे भाव रहे होंगे वैसे गए होंगे। अब कल्पना करो कि क्या हम हमारे रिश्तेदारों को ही ऐसे क्या कहें अभी, उबाल कर, उनको छील कर, किस कर, मार करके खा सकते हैं? पूर्व भव का रिश्तेदार हो, मालूम पड़ जाए तो वो वस्तु खाओगे कभी? समझ में आ रही है बात? तो क्या उनमें हमारे पूर्व भव के रिश्तेदार नहीं होंगे, जमी कंद आदि में? तो इसलिए दूर से ही छोड़ना, दूर से ही। आया समझ? खुद की समझ से अपनी बुद्धि पूर्वक छोड़ देना। उसको छोड़ने में कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कह रहे नहीं हम ये नहीं खाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अपने पास बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं, और चीजें हैं, है ना? रोज तुम्हारे यहाँ जो भोजन बनता है सब अच्छा अच्छा ही बनता है ना। कोई भी मतलब ऐसा अभक्ष्य तो बनता नहीं है। तो उससे भी पेट भरता ही है अपना, उससे पोषण मिलता ही है। इनमें पोषक तत्व तो कुछ भी नहीं है जमी कंद के अंदर। इसलिए दूर से ही अपने को ये सब चीजें छोड़ देना चाहिए, है ना? यहाँ प्रेरणा ही दे सकते हैं, बाकी तो तुम्हारा विवेक ही काम करेगा। समझ में आ रही है बात? भाई अपन अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? और पिछले भव के रिश्ते, वो भूल तो गए अपन की पिछले भव में क्या थे क्या नहीं थे, कि कौन किसका माँ था, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी कौन थे। वो भले अभी याद नहीं हो, लेकिन थे तो सही ना, या नहीं थे? थे तो सही। अब उनमें ही कोई वो उसमें पैदा हुआ हो, वही होंगे, क्योंकि तरह तरह के जीव, जब अपन ही उनमें से निकल करके आए तो वो भी उसमें गए हों, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अपने को जमी कंद आदि तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कहीं पर भी जाओ, किसी के यहाँ भी भोजन करो, तो पहले अपन पूरी जानकारी ले लो कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ये अपने को मालूम चलना चाहिए। उसके बिना कैसे खा ले? अरे जानवरों में भी खाने की बहुत अकल होती है। मांसाहारी भी हो ना, तो भी वो बहुत दिमाग रखता है अपने भोजन में। जैसे कई बार तुमने देखा होगा, रोड पर चूहा वगैरह ऐसे मरा हुआ पड़ा, उसको कुत्ता बिल्ली कोई भी नहीं खाता। समझ में आ रही है बात? जो जिंदा है उसको वो पकड़ के खा जाए, लेकिन ऐसे मरा पड़ा उसको नहीं खाते। क्यों? वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ रोग है, या कुछ ना कुछ ऐसी बात है। जो भी ऐसे मरा पड़ा है अलग से, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये वो समझते हैं। तो वो भी छोड़ते हैं बुद्धि पूर्वक, जो उनको समझ में आया कि ये मुझे नुकसान करेगा। इतना तो मांसाहारी भी छोड़ता है। तो हम तो बहुत समझदार है ना, जैन है, अपन हर चीज कैसे खा लेंगे? हमको पहले तो पता लगाना चाहिए कि किस वस्तु में क्या है। यहाँ तो तुम्हें दिक्कत है नहीं, यहाँ तो तुम्हारा सब देखा भाला ही है। समस्या कहाँ पड़ती है? वो जो डिब्बा बंद फूड आता है ना बाहर का, क्या पैकेज फूड, और क्या बोलते हैं उसको, है कैंड फूड, टिन्ड फूड, ये सारे के सारे ट्रेश फूड है। ट्रेश समझते हो? कचरा। वो ट्रेश ही है वास्तव में। वो जो डिब्बा बंद खाना कहलाता है, वो डिब्बे के लायक ही है, वो पेट के लायक नहीं है। तो उसमें पता भी नहीं चलेगा सामने वाले ने क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया। पीछे वो उनके नाम भी अटपटे लिख देंगे कुछ भी। आया समझ में? तो हमको देखना चाहिए। पहली बात, मैंने एक सीधा नियम बताया ना तुमको, अगर बचना हो दुनिया भर के अभक्ष्य से, तो बाहर बना हुआ खाओ ही मत।
सारे भक्षों से बच जाओ। बाहर बनी हुई वस्तुओं को छोड़ दिया तो समझ लेना आधे से ज्यादा अभक्ष तो छूट गए तुम। आधे से ज्यादा अभक्ष छूट गए, बाहर बना हुआ अगर छोड़ दिया तो। समझ में आ रही है बात? जिसमें कुछ भी चीजें डालते हैं, कुछ भी वो बनाने में कुछ भी काम में लेते हैं, अपने को पता नहीं चलता, वो चीजें छोड़ दो, अपने आप ही आधे से ज्यादा अभक्ष से तुम बच गए। जमी कंद, ये अपने को छोड़ देने चाहिए। विचार करना भाई, ना अपना विवेक रखना, और इस बात पर गंभीरता से विचार करके नियम से छोड़ना ही छोड़ना। तो देखो, जिनको साधारण वनस्पति खाने से अनंतानंत जीवों का घात होता है, ऐसा जानकर उसका त्याग करना उचित ही है। अरे अपन श्रावक हैं, श्रावक का एक आचरण होता है, एक मर्यादा होती। लोक में तो अपन श्रावक कहलाते हैं ना। श्रावक की परिभाषा क्या है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। और जिसको इतना विवेक ही नहीं है कि अरे इसमें जीवों का घात हो रहा है या नहीं हो रहा है? जिसकी क्रिया में कोई ऐसी शुद्धि नहीं है। क्रिया में शुद्धि में अलग से क्या करना है अपने को? सिर्फ इतना ही करना है कि अपना खान पान थोड़ा सही रहे, अपना जो रहन सहन है उसमें हिंसक वस्तुएं और हिंसक कार्य अपन ना करें। इतना ही तो है, कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज तो है नहीं। श्राव का चार अपने लिए ही लिखा गया, अपने ही काम की चीज। अपन जैन कहलाते हैं, लोग बाग खुद को बड़ा जैन कहते हैं, हम जैन हैं। गर्व से बोलो हम जैन हैं, और क्या क्या बोलते हैं वो। हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, ऐसा गाना भी तो था ना एक। है, काहे का अभिमान करो, तूने किया क्या ऐसा जो अभिमान करने लायक है? हैं? क्या किया ऐसा? पूरा यहाँ पे एक वो रक्षा सूत्र बांध लिया या कुछ ऐसा जयकारा लगा दिया है, इतने में जैन हो गया? इंद्रियों वाला पाठ पढ़ा ना बाल बोध में? जैन किसे कहते हैं? जो जिनेन्द्र देव का भक्त हो या जिन आज्ञा मानता हो वो जी। अब जो अभक्ष भक्षण करता है, क्या वो जिन आज्ञा मानता है? जिनेन्द्र देव की आज्ञा तो ये है कि भैया इसमें इतने इतने जीव हैं, इनका भक्षण करने से इनका घात होता है। क्या? तो ये तो अपने आप ही छोड़ेगा। इसको समझ में आ गई कि इस काम में इतने इतने जीवों का घात होता है, उन्हें दुख पहुंचता है, तो ऐसा कार्य करेगा क्या वो? नहीं करेगा। तो जैन तो ऐसा हो आया समझ। और कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ये। जमी कंद छोड़ना कोई बड़ी चीज है क्या? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जमी कंद खाने से हम बहुत ताकतवर बन जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। हाँ? या जमी कंद खाने से हमारी ये तो दवाई है साहब, हमारी कोई दवाई नहीं है। एक भी दवाई नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इसमें निश्चिंत होकर के एक झटके में छूटते, बड़े अभक्ष छोड़ने में देर नहीं लगती। अरे सोचो, हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन है। वो भील था ना, भील। कौन सा भील? गुरु रवा भील। क्या छोड़ा था उसने? सारा मांस। सिर्फ कौए का मांस छोड़ा। अब सोचो, दूसरा मांस खाता था वो, सिर्फ कौए का मांस छोड़ा था। वो भी क्या सोच के उसने छोड़ा था कि कौए का कौन खाए, बाकी चीज तो खाते हैं, कौए का कौन खाए, ये सोच के उसने छोड़ा। लेकिन इतना दृढ़ रहा कि जब उसको बीमारी हुई और किसी ने उसकी दवा यही बताई कि तुमको कौए का मांस ही खाना, तब तो ठीक हो गई। क्या किया उसने? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने एक तो जीवन में अच्छा काम किया है ना, और वो भी तुम मेरी एक अच्छी प्रतिज्ञा जिससे मेरा जीवन थोड़ा सा सुधरा है, उसको तुम हटवाना चाहते हो, उसे तुम छुड़ाना चाहते हो, है? उस नियम को तोड़वाना चाहते हो। ऐसा मैं नहीं होता। ऐसा विचार करके प्राणों की कीमत पर भी, उसकी तो दवाई थी वो, ये अपनी तो दवाई नहीं है। अपने को किसी को डॉक्टर ने तो नहीं बता रखा ना कि तुमको आलू प्याज के बिना मर जाओगे तुम, हैं? जमीकंद के बिना मर जाओगे, ऐसा तो नहीं बताया ना किसी ने। तो हमारी तो ये दवाई भी नहीं। इसलिए बिल्कुल अपना आत्म गौरव रख करके, जैन पने का एक गौरव रख करके, अरे उस भील से ही प्रेरणा लो। हम तो जैन है, वो तो नीच कुल में पैदा हुआ, अपन तो उच्च कुल में पैदा हुए हैं। उच्च कुल की गरिमा नहीं रखेंगे क्या अपन जरा? इसलिए जमी कंद तो दूर से ही छोड़ना, क्योंकि वो साधारण है। साधारण वनस्पति में अनंत जीवों का घात होता है। आया समझ? अब कोई कह सकता है किसने देखा है? किसने देखा, ये प्रश्न कर सकता है? तो भाई देखा तो तुम्हारे परदादा के परदादा को भी किसी ने नहीं। वो थे कि नहीं थे? समझ में आ रही है बात? कोई कहे कि ये तो ऐसे ही तर्क है कि भाई
हमारे यहाँ 2000 साल पहले वनस्पति में जीव बता दिए गए। पूरी दुनिया नहीं मानती थी। 100 150 साल पहले जगदीश चंद्र बोस नाम का वैज्ञानिक हुआ। नाम सुना? जगदीश चंद्र बसु, जिसको जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं। उसने वो क्लोरोफिल और जाने क्या क्या वो सब करके बताया कि पौधों में भी जीव होते हैं। तब पूरी दुनिया मानने लगी। तब जाके मानने लगी। तो विज्ञान के भरोसे मत रहना कि किसने देखा। यहाँ केवल ज्ञानियों ने देख रखा है, और वो बात आज तक झूठी नहीं निकली। विज्ञान से निरंतर अपने शास्त्र प्रमाणित होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे। कारण कि वो केवल ज्ञानी की बात है। यहाँ पे अल्प ज्ञानियों के द्वारा तो जैसे जैसे वो ज्ञान का थोड़ा बहुत विकास होगा, उस अनुसार ये कह देंगे। पहले माइक्रोस्कोप नहीं थे, अब हो गए तो इनको दिखने लग गए। पहले पानी में भी जीव नहीं मानते थे लोग, फिर वो दिखने लग गए। अरे एक बूंद में इतने जीव। तो कौन से जीव दिखते हैं इनको बताओ? इनको जो जीव दिखते हैं वो सारे त्रस्त जीव हैं, स्थावर तो दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीव किसको कहेंगे? जो इधर से उधर चल रहा फिर रहा उसी को जीव कहता है। वो तो त्रस है। स्थावर का गमन होता नहीं है, माइक्रोस्कोप में वो भी पकड़ में नहीं आएंगे, है ना? इसलिए कोई अगर ऐसा प्रश्न करे तो विचलित मत होना कि किसने देखा किसने देखा। अरे भैया, जैन शास्त्रों में लिखा है, आचार्य देव ने कहा है, और साक्षात केवल ज्ञानी भगवान ने देखा, और प्रमाणित होता जाए। कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो वो ऐसे वीडियो भी आए थे बीच में, तुम लोगों ने देखे? तो प्याज का एक जरा सा टुकड़ा लेके वो माइक्रोस्कोप में रख करके देखा, और कितने सारे, वो कौन सा जीव था? वो सारे त्रस्त जीव थे। अब सोचो, जब त्रस्त जीव इतने बारीक बारीक हैं, तो स्थावर जीव और कितने बारीक होंगे। तो ये बात बिल्कुल वाजिब नजर आती है ना, कि इतने अनंत जीव एक उस पर दाने पर हो सकते हैं। क्योंकि इतनी सी स्लाइड रहती है वो, माइक्रोस्कोप पे जो रखी जाती है, जरा सी स्लाइड रहती है, एक बूंद बराबर का ही तो हिस्सा रहता है उसमें। अब उसमें इतने सारे जीव दिखते हैं। वो कितने बड़े बड़े दिखते हैं बाद में, वो जैसे जैसे जूम करते जाते हैं उसमें, है? तो सोचो, स्थावर जीव वास्तव में अनंत अनंत नहीं होंगे तो क्या होगा? समझ में आ रही है बात? तो साधारण वनस्पति, एक सबसे सीधी सीधी पहचान तो अपने को यह है कि ये जो जमीन के नीचे उगती हैं, वो सारी वनस्पतियां काम में लेने लायक नहीं है। सारी छोड़ देनी चाहिए, है ना? गीली हल्दी भी, सूखी हल्दी तो अलग हो गई, वो तो उसमें अब जीव नहीं रहे। हालांकि उस पर भी चर्चा हमने की थी 2 1 दिन पहले। लेकिन अभी तो इतना समझ लो कि जमीन के नीचे जो भी गीली चीज है, गीली मूंगफली भी आती है ना, नरम नरम रहती है। ऐसी नरम रहती जिसका छिलका भी कड़क नहीं होता, जो छिलके से ही दाना जुड़ा रहता, वो भी खाने लायक नहीं। उसमें आलू प्याज जैसा ही दोष समझ लो। जब उसका दाना परिपक्व हो जाए, छिलके से अलग हो जाए, तब वो काम में लेने लगे। जैसे अपन लोग लेते हैं काम में, सूखी लेते हैं, है ना? तो अपना भी बजने लग जाती है, वो छिलका अलग हो चुका उससे। ठीक है ना? तो उसकी बनावट अलग है। मूंगफली फली है, वो कंद या मूल नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही कोई और फली भी इस तरह की हो तो समझ लेना। फली अलग चीज है, मूल अलग है, कंद अलग है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो जमीन के नीचे वाले तो समझ में आ गए। लेकिन जमीन के ऊपर भी बहुत सी वनस्पति ऐसी है जो साधारण है, या कुछ समय तक साधारण है, बाद में प्रत्येक बनती है। तो उसकी पहचान कैसे? उसकी पहचान ये बताते हैं। साधारण और प्रत्येक को पहचानने के लक्षण इस प्रकार हैं। जिस वनस्पति के लीक प्रकट नहीं हुई, लीक माने लकीर, रेखाएं, रेखा सी नहीं दिखाई देती हो। कली प्रकट नहीं हो, जिसकी कली नहीं खिलती हो, कली में से वो पेली प्रकट नहीं हुई हो। अब ये क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसको समझो। देखो, जो भी ऊपर उगता है ना, जो भी अपनी वनस्पति है, जैसे लौकी, गिलकी, ककड़ी, इनको अगर गौर से देखोगे तो इनकी बनावट में अंदर में रेखाएं और ये सब नजर आए। तुम ये इधर पीछे गांव की तरफ जाते हो ना घूमने, वहां कभी तुमने देखा इधर शुरू में रोड साइड में कुछ कुछ ऐसी गिरी रहती हैं, सूखी हुई बिल्कुल, लौकी गिलकी वगैरह कुछ ऐसी तुम्हारे इधर पीछे भी उगी हुई, जिसके आजकल वो नेचुरल स्क्रब बिकते हैं बाजार में, हैं? वो सिर्फ जाली है, जाली है, जाली जाली। वो जाली है असल में लीक रेखा वगैरह, वो जाली। और वो जाली कब पड़ी? नहीं, वो शुरू से थी। सूखने पे तो पानी वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा सूखा है। वो जो रेखाएं थी ना, वो बाकी रह गई। इसको अपन बोलते हैं विज्ञान की भाषा में फाइबर। फाइबर बोलते हैं ना।
वो फाइबर वही है। ये लीक रेखा वगैरह ये फाइबर है। समझ में आ रही है बात? अब लौकी, लौकी को देखा कभी? बड़ी देखी होगी, छोटी देखी कभी? छोटी जो अभी पूरी तरह से नहीं बनी। सब्जी मंडी में बहुत सी बार बच्चा लौकी के नाम से बिकती है, छोटी, जिसपे रोए बहुत होते हैं। हाँ, छोटे छोटे रोए रहते हैं उसपे, जैसे अपने बाल है ना, ऐसे रोम जैसे छोटे छोटे से उगे रहते हैं, कांटे जैसे। हाँ, वो उस समय तक साधारण, है ना, साधारण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन साधारण जैसी, साधारण जैसी वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है। हाँ, बल्कि साधारण भी कह लो तो दिक्कत नहीं, उसमें भी अनंत जीव है। सीधा सा लक्षण क्या है उसमें देखना कभी भी, उसके अंदर तुमको लकीर या रेखाएं नहीं दिखेंगी, जबकि लौकी है या गिलकी है या खीरा ककड़ी है, तो इसमें तुमको ऐसी रेखाएं, ऐसी डिजाइन सी बनी रहती है ना, वो लकीरें रहती हैं। तो ये जो लकीर, रेखा, पेली, कली, कली होती है, कली का फूल होता है, फूल के बाद फिर फल बनता है, ये सारी चीज होती है। ताजी लौकी, गिलकी, ककड़ी वगैरह देखोगे तो उसके आगे वो कली का हिस्सा लगा रहता है। तो ऐसे कली, ठीक है ना, पहली प्रकट नहीं हुई हो, जिसे तोड़ने से समभंग हो जाए। अब ये समभंग का क्या मतलब है? जैसे खीरा ककड़ी ली अपन ने और ऐसे यूं तोड़ी बीच में से, बिल्कुल एकदम सपाट कटेगी क्या वो? थोड़ी आड़ी तिरछी होगी, है ना, तंतु जुड़े हुए होंगे वो, क्योंकि फाइबर बन चुके हैं ना। अब फाइबर में आपस में पूरा जुड़ चुका है वो फल, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बनावट रहेगी जो वो जुड़ा हुआ रहेगा, रेशे नहीं बने अभी, ठीक है ना। समभंग हो जाए। अब लेकिन जो कच्ची है, कच्ची जैसे वो मैंने अभी बताया, वो बच्चा लौकी है या छोटी है जो अभी परिपक्व नहीं हुई, जिसमें अभी बीज बराबर नहीं बने हैं, वो बिल्कुल ऐसी कैसी कट जाती। इसका सीधा उदाहरण बताता हूँ। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ककड़ी का, गाजर, मूली, इनको तोड़ने पे कैसी टूटती है? एकदम सपाट, सपाट टूटती है ना, बिल्कुल एकदम। यहाँ लिखा ना आगे, नीचे देखो, नीचे से सेकंड लास्ट लाइन, सीधी चाकू से बनाई जैसी साफ, ऐसी बराबर टूटती वो। हालांकि वो नहीं टूटने वाली बात प्रत्येक के लिए, साधारण में ऐसा समझ लो कि जिसे तोड़ने से संभंग हो जाए, यूं तोड़ा और एकदम सीधी कट जाएगी, सीधी की सीधी, क्योंकि अंदर से कुछ जुड़ाव है ही नहीं, है ना। और जिसमें वो फाइबर बन चुके हैं, तो फाइबर इधर के उधर कटेंगे तो थोड़े बहुत रेशे इधर उधर जुड़े रहेंगे, आड़ी टेढ़ी तिरछी कटेगी वो, अगर आप ऐसे ही तोड़ोगे। गाजर, मूली, अदरक, इनको कहीं से भी तोड़ोगे एकदम फ्लेट कटेगा, बिल्कुल सीधा का सीधा। इसको बोलते हैं समभंग में टूटना, समभंग होना। समझ में आ रही है बात? जिसे तोड़ने से समभंग हो जाए, डंडी नहीं टूटे, उनकी डंडी टूट जाए, फल की डंडी, डंडी नहीं टूटती माने डंडी नरम है अभी। समझ में आई बात? जैसे आम के ऊपर का डंठल, आम पक गया, ऊपर डंठल है, तो वो डंडी टूट जाती। लेकिन जब कच्चा हो, बिल्कुल अपक्व स्थिति में हो, है, तब वो डंडी भी नरम रहती है, तो टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, टूटती नहीं। ऐसा, डंडी टूटने लग गई, इसका मतलब कि ये पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। हाँ, आकार अब इसका और भी बढ़ सकता है। देखो एक लक्षण और बताता हूँ जो इसके अंदर नहीं, जिसमें बीज या गुठली अच्छे से बन चुकी, ये बहुत बड़ा लक्षण है। जो भी वनस्पति आगे चल के प्रत्येक होगी, जब तक वो प्रत्येक नहीं है, जब तक वो साधारण अथवा सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, तब तक ये समझना कि उसके अंदर गुठली बराबर बनेगी नहीं। इसका एक बड़ा उदाहरण बताऊं, केरी। जैसे अभी तुम्हारे यहाँ केरी आने लग गई उस पेड़ पर, वो अभी खाने लायक नहीं है, उसमें आलू जितना ही दोष है, उसके अंदर गुठली बनी ही नहीं है। केरी वो काम में लेना कि जिसमें, उसको बोलते हैं जाली पड़ गई, गुठली के ऊपर जाली होती है, ठीक है ना। आम की गुठली जो होती है, गुठली समझो, गुठली के अंदर होता है बीज। गुठली जो दिखती है, जो अपन जैसे खा करके फेंकते हैं, या समझ लो उसके ऊपर ऊपर का गुदा निकाल लेते हैं, और गुठली तो ऐसे ही फेंकते हैं। गुठली के अंदर भी एक बीज होता है जिसको बहुत से लोग काम में लेते हैं, दवाई के रूप में भी काम में आता है। तो उस गुठली और उस गुदे के बीच में जो एक्स्ट्रा चीज है उसको बोलते हैं जाली। तो केरी में जब जाली पड़ती है, तब वो फिर प्रत्येक होती, उसके पहले उसको साधारण जैसा ही समझना।
आया समझ में? साधारण जैसा ही समझना। जैसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीधे सीधे तो साधारण कहेंगे नहीं। कहने का अर्थ यह है कि कोई फल या कोई भी वनस्पति जिसमें गुठली बन चुकी हो, या जाली पड़ती हो तो जाली पड़ चुकी हो, जिसमें बीज वगैरह अलग हो चुके हो, जिसकी डंडी इसी टूटती हो, जो संभंग में नहीं टूटता हो, वो प्रत्येक है, वो काम में ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी काम में नहीं लेने लायक, चाहे वो सब्जियां हो चाहे फल हो। आगे तो पत्ते वगैरह के संबंध में भी बात आएगी। तो ये समझ में आई? वनस्पति के लीक प्रकट नहीं हुई, रेखा सी नहीं दिखती। खीरा तुम्हारे यहाँ पे बनाते हैं ना, रोज तुमको मिलता है, तो जब वो बना रहे हो तब देखना एक बार, जब छील देते हैं ना छिलके, या छिलके सहित भी देखो, वो धारियां अलग से नजर आती हैं, है ना? तो वो रेखाएं पड़ चुकी। जब तक वो अपक्व स्थिति में है तब तक वो रेखाएं नहीं पड़ती। रेखा और पेली एक ही चीज है। जिसे तोड़ने से संभंग हो जाए, डंडी नहीं टूटे, जिसमें तातू तूतड़ा प्रकट नहीं हुआ हो। तातू और तूतड़ा किसको कहा? रेशे, फाइबर। तूतड़ा उसको ही बोलते हैं, धागे धागे जैसे हो जाते हैं ना। बहुत सी फाइबर वाली चीजें तो ऐसी फलियां होती है, जैसे सहजन की फली है, ग्वार फली है, इनमें तो बहुत ज्यादा फाइबर होता है, वो खाने में ही नहीं आता, फेंकना पड़ता। ऐसे ही प्रत्येक फल में, सब्जी में किसी न किसी मात्रा में फाइबर जरूर हो। तो जिसमें रेशे बन गए हों तो ठीक है, लेकिन जिसमें रेशे नहीं बने, तो जो कच्ची बताई मैंने अभी तुमको, वो बच्चा लौकी है या बच्चा गिलकी है, इस तरह की, उनमें रेशे नहीं होते। और बाद में जो चीजें, उनमें रेशे होते हैं। समझ में आ रही है बात? लंबी पानी वाली ककड़ी अभक्ष है। वो प्रत्येक है, लेकिन वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। साधारण तो नहीं है, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक में गिना जाता है उसको। जिसमें तातु तूतड़ा प्रकट नहीं हुआ हो, वह साधारण वनस्पति है। ठीक है, ये लक्षण समझ में आया? ज्यादातर ये पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये लक्षण समझ में आते नहीं। और अभी भी मेरा मानना है पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि सामने चीज रखी होती है तो स्पष्ट समझ में आती है। चलो, इसके एक अणु मात्र में अनंतानंत जीव होते हैं। ठीक है। जिस वनस्पति में, अब इसके अपोजिट, जिस वनस्पति में धार, कली, रेखा, पेली प्रकट दिखाई देती हो, जो भी वनस्पति ऐसी, जो भी फल फूल इत्यादि ऐसे हैं, वो साधारण नहीं, प्रत्येक वनस्पति है। जिसे तोड़ने से टेढ़ी तिरछी टूटे, जैसे अभी अपन ने खीरा का उदाहरण लिया, लौकी का उदाहरण लिया, एक जैसा नहीं टूटे, है ना? केला, परिपक्व केला हो तो उसको ऐसे तोड़ोगे तो, मतलब कच्चे केले को, तो एक जैसा नहीं टूटेगा, उसके फाइबर भी इधर उधर लगा रहेगा। सीधी चाकू से बनाई जैसी साफ बराबर नहीं टूटे, जैसे वो गाजर मूली का उदाहरण देखा अपन। जिसमें तूतड़ा तार प्रकट हो गया हो, वह प्रत्येक वनस्पति। ठीक है। अब एक और चीज, कोई वनस्पति पहले साधारण होती है, वही एक अंतर मुहूर्त में प्रत्येक हो जाती है। जैसे लौकी गिलकी वगैरह का समझा है, इसमें लंबा समय लगा, है ना? पहले साधारण थी और फिर बाद में प्रत्येक भी हुई। अब लेकिन प्रत्येक होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकती है। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में क्या अंतर है? देखो, साधारण वनस्पति में एक ही शरीर में अनंतानंत जीव रहते। प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर का मालिक एक जीव रहेगा, लेकिन उस प्रत्येक वनस्पति के आधार से, उससे नहीं, लेकिन उसके आश्रय से और भी बहुत जीव रहते हो, असंख्य या अनंत जीव रहते हो, तो उसको कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है। और हम लोग जो भक्षण करते हैं, जैसे लौकी, गिलकी, तुरई, ककड़ी, आम, केला, नींबू, मिर्ची वगैरह, है ना, ये सब हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक। इनमें कितने जीव हैं? एक लौकी में कितने जीव? नहीं, ऐसा नहीं। लौकी में भी असंख्य जीव, अनंत नहीं है। ध्यान रखना, असंख्य है, अनंत नहीं है ना। असंख्य जीव तो इनमें भी है, लेकिन इनमें अनंत नहीं है, इतना ध्यान रखना। तो अब भक्षण करेंगे इसे, कुछ ना कुछ पदार्थ तो खाएंगे, तो जिसमें कम हिंसा हो, अपन वो वस्तु काम में लेते। अनंत जीवों का घात अपन नहीं करते, असंख्य जीवों का घात तो इनमें होता है। हाँ, इनमें जितने शरीर हैं उतने ही जीव, समझना। एक शरीर के आधार से जो अनंत जीव, वो इनमें नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ, कच्चे फल, कच्चे का मतलब क्या? जैसे केरी है, अब केरी भी तो कच्ची है, लेकिन कैसी? कच्चा केला कच्चा है या नहीं? है?
वो परिपक्व हो चुका है। यहाँ कच्चे और पक्के का अर्थ है जिसका विकास नहीं हुआ अभी पूरा, वो कच्चा। मैंने सीधा सा बताया ना तुमको, जिसमें बीज या उसका वो अलग से नहीं बना, जो कुछ भी बनता हो, जैसे बहुत सी चीजें उनका बीज नहीं बनेगा, केले में बीज नहीं होता, और वो बारीक कोई होता है तो उसकी बात अलग है। तो जिसकी अभी परिपक्व दशा नहीं हुई हो, जो अभी बनने की प्रक्रिया में चल रहा हो, वो कच्चा है, वहां तक उसको अपक्व कहेंगे, है ना। और जिसका एक निश्चित आकार है, वो बन चुका हो। देखो इसको एक उदाहरण से समझो। तुम सबने 9th 10th में बायोलॉजी तो पढ़ी होगी, है ना। अब मनुष्य का बच्चा जब पेट में रहता है, तो क्या बिल्कुल शुरू से ही वैसा आकार हो जाता है क्या? वो आकार तो 2 3 महीने में बनता है। शुरू में तो बिंदु जैसा होता है, उसके बाद फिर वो डेवलप होता है धीरे धीरे, कुछ उसके आकार अलग अलग बनते हैं, है ना। थोड़ा उसमें समझ लो हाथ पांव निकलेंगे, कि इस जगह आंखें होंगी, इस जगह नाक होगा, वो सब टाइम लगता है उसके अंदर। पर्याप्तियां तो अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है, ध्यान रखना। पर्याप्तियां तो अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है, लेकिन विकसित होता रहता है ना। और जब पूरी तरह विकसित हो जाता है, तब वो बाहर निकलता है। 7 8 9 महीने, जिसका जितना समय लगे, जब पूरी तरह विकसित हो गया, तब वो बाहर आएगा पेट से बाहर। ठीक है। अब तो विकसित तो ये पूरी तरह हो गया, लेकिन क्या बढ़ेगा नहीं क्या? ये बढ़ेगा। इतने से इतना सा बच्चा होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, 6 फुट का हो जाएगा बाद में बड़ा होकर। तो समझ में आ रही है बात है, ये उदाहरण समझ में आया। अब कोई लौकी, गिलकी, तुरई, ककड़ी, आम, जैसे केरी है, केरी को भी ले लो। अब इनका जब तक विकास नहीं हुआ, बराबर एक आकार नहीं बना, तब तक ये है अपक्व, गर्भस्थ शिशु जैसे। उदाहरण है सिर्फ, लेकिन समान मत समझना, क्योंकि वो मांस है और ये मांस नहीं। ठीक है ना। तो वो अभी अपक्व दशा में। अब वो जैसे केला था, केले का आकार बराबर हो गया, अब वो डंठल वगैरह सब अलग हो गए, छिलके से अलग होने जैसा हो गया, कच्चा है लेकिन कच्चा केला, जिसकी सब्जी बनती है, जिसके चिप्स बनते हैं। ठीक है। तो अब वो इतना बड़ा हो चुका है, तो वो अपक्व है या क्या है? अपक्व तो नहीं है, परिपक्व तो हो चुका, लेकिन अब वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ तो सकता है। ठीक है। लौकी इतनी बड़ी हो गई, उसमें बीज बन गए। मुझे ये बताओ, अगर उसको अभी नहीं तोड़े, तो थोड़ा बहुत और बढ़ सकती है, वो बेल पर लगे। लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि कहाँ तक बढ़ेगी? आप वहां पड़े रखो तो इतनी बड़ी भी हो जाएगी, कोई कोई लौकी इतनी बड़ी भी हो जाती है। समझ में आ रही बात? लेकिन जब उसमें बीज वगैरह और ये सब बन गए, तो वो परिपक्व हो चुकी है। अब उसके बाद में आकार उसका और बढ़ सकता, जैसे वो पेट से जो बाहर बच्चा आया है, वो परिपक्व हो चुका है, अब तो उसको आकार में ही बढ़ना है ना। ऐसा, तो ऐसे ही वो परिपक्व है, उसको ऐसा अभक्ष मत समझना। बहुत से लोग ये सोचते हैं तो और बढ़ सकती है अभी। भाई बढ़ तो सकती है, वो तो रखे रखो बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे कद्दू होता है, कद्दू इतना बड़ा भी हो जाता है, 40 50 60 किलो के कद्दू भी होते हैं। समझ में आई बात? अगर रखे जाओ, वो बढ़ता ही जाएगा। रखे जाओगा मतलब उसी में लगा रहे, तोड़े नहीं तो। ऐसे ही इसमें समझना, केरी जब तक वो छोटी है, जब तक बड़ा बड़ा आकार नहीं हुआ, तब तक वो अपरिपक्व है। जब तक उसमें गुठली नहीं बनी, तब तक वो अपरिपक्व है। अब परिपक्व हो गई तो क्या मीठी हो गई, क्या आम बन गई क्या? कि नहीं, अभी तो आम बनने में भले और उसका आकार बदलेगा, है ना, मिठास भी आएगी और सब चीजें होंगी, लेकिन अब वो अभक्ष नहीं रहे। ठीक है। तो कच्ची केरी नहीं खाते अपन, पक्की केरी खाते, ये इसका अर्थ समझ। पक्की केरी का मतलब मीठी नहीं है, वो कड़क ही, कठोर ही और खट्टी ही है, कच्ची ही है, अपनी भाषा में कच्ची है, लेकिन अपक्व नहीं। ठीक है। अपरिपक्व और कच्चे में अंतर समझना। ठीक है। चलो, समय हो रहा है अपना। कोई वनस्पति पहले साधारण होती है, वही एक अंतर मुहूर्त में प्रत्येक हो जाती है। साधारण से प्रत्येक बन जाएगी। कोई साधारण ही बनी रहती है, कोई कोई ऐसी वनस्पति जो आगे तक साधारण बनी रहेगी, जैसे आलू प्याज वगैरह, ये हमेशा साधारण ही रहेंगे। जमीन के नीचे रहें, चाहे निकाल के अलग से रख दो इसको, अलग से भी बढ़ता रहेगा, वो तो वो खराब हो जाता, मतलब ऐसा हो जाता है। पान, फूल, बीज, फल, डाली, कोपल इत्यादि सभी साधारण प्रत्येक की यही पहचान जानना। पान का मतलब पत्ते, पान माने वो खाने वाला पान नहीं। पत्ते में, फूल में, बीज में, फल में, डाली में, कोपल में, इन सब में लक्षण लगेंगे। कौन से वाले? वही रेखा वाले, समभंग वाले, इस तरह के लक्षण उसमें समझ।
ठीक है। पत्ते में समभाग आदि हो तो साधारण पत्ता है, अन्य सभी वृक्ष साधारण नहीं है। क्या मतलब? कि भाई जैसे कोई पेड़ है, एक पेड़ में ये हो सकता है कि पत्ता तो साधारण हो लेकिन उसका फल प्रत्येक हो, ये हो सकता है। ठीक है ना? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसका पत्ता तो साधारण और फल प्रत्येक। तो चाहे डाली हो, चाहे कोपल हो, कोपल समझते हो? फूल उगने के पहले जो एकदम ऐसा वो कोपल सी उगती है वो, इत्यादि सभी साधारण प्रत्येक में यही पहचान लगा ना। पत्ते में समभाग आदि हो तो साधारण पत्ता है, अन्य सभी वृक्ष यानी वो जो पूरा वृक्ष बचा है वो साधारण नहीं। बीज कोपल समभंग वाली हो, रेखा आदि प्रकट नहीं हो, तो वे सभी बीज कोपल साधारण है, अन्य साधारण नहीं है। ये जो पीछे पैराग्राफ में अपन ने लक्षण देखे थे वो इन हर चीजों में लगा ले। भाई जैसे अपन बहुत सी डाली काम में लेते हैं, बहुत सी पत्तियां काम में, पत्ता तो खैर खाने लायक ही नहीं, वो भी आएगा। बहुत सी ये कोपल है, फूल है, फल है, तो इन सब में अपने को लक्षण लगा लेना चाहिए। इस प्रकार इस वनस्पति में कोई साधारण मिलती है, कोई प्रत्येक हो जाती है, कोई हमेशा साधारण ही बनी रहती है, इत्यादि दोष रूप हैं। तो वनस्पति में तो देखो इतना दोष तो सब में है। वनस्पति में संसर्ग से अनेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। कई बार वनस्पति के आधार से, जो भी वनस्पति हो उनके आधार से त्रस्त जीव भी पैदा होते हैं। जैसे फूलों के पराग, पराग होता है ना फूलों के ऊपर, पराग समझते हो ना? तो फूलों की पराग के आधार से त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं। बहुत से फल ऐसे होते हैं जिसके अंदर त्रस्त जीव ही पैदा होते हैं, जैसे पंचुदुम्बर फल, उनके अंदर त्रस्त जीव पैदा होते हैं। आया समझ में? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें बहुत दोष है। वनस्पति में संसर्ग से अनेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, माने उसमें खुद में जीव नहीं है लेकिन उसके आधार से जीव पैदा हो। ऐसा जानकर जो जिनेन्द्र देव के धर्म को धारण करके पापों से भयभीत हैं, वे सभी हरित काय का त्याग करें। देखो प्रेरणा तो ऊंची देंगे, भैया सारी ही वनस्पति छोड़ने लायक है, खाने लायक नहीं। क्या लौकी गिलकी भी? के हाँ, जीवों का घात तो नहीं है। लेकिन क्या लौकी गिलकी और आलू प्याज एक जैसे हैं? नहीं, जमीन आसमान का अंतर। तो अब अपन सबसे ऊंचे मार्ग पे नहीं चल सकते, तो अपने लिए एक मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग कैसा है? जिनकी समस्त हरित काय को त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे अपन लोग हमेशा के लिए तो हरित काय नहीं छोड़ सकते, कह रहे साहब पेट गड़बड़ हो जाता है, स्वास्थ्य की समस्या है ना, हरी सब्जियां जरूरी है, क्योंकि हमेशा रोज रोज तो दाल दपाल नहीं खा सकते अपन, पेट गड़बड़ हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, जो भी। देखो ब्रह्मचारी रायमल जी का नाम सुना? जिन्होंने क्या लिखा था, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य। उन्होंने आजीवन हरित काय का त्याग कर रखा था। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हरित काय का त्याग आजीवन कर रखा, माने न हरी सब्जी लेते हैं, न फल खाते हैं, न कुछ। तो कोई ऐसा नहीं कि मर जाते हैं, इतना सद सके तो श्रेष्ठ है। लेकिन अगर नहीं सद सकता, हम जैसे जीवों के जिनकी समस्त हरित काय को त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है, वे कंद मूल आदि अनंत काय का तो जीवन भर के लिए त्याग करें, उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या जमी कंद आदि ये तो जीवन भर के लिए छोड़ दो, उसमें कोई समस्या नहीं। जो पंच, अच्छा जमीकंद हो गया। दूसरा, जो पंच उदुम्बर आदि प्रकट त्रस्त जीवों से भरे हैं, ऐसे फल, ऐसे फल भी काम में नहीं लेना। पुष्प, फूल, शाक, शाक यानी सब्जियां, जैसे बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं उनके अंदर वो पड़ते ही है जीव, फूल गोभी, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती वगैरह, इनमें बहुत बहुत होते। पत्ते आदि को खाना छोड़कर त्रस घात रहित दिखाई देने वाले ऐसे तरकारी, फल आदि 10-20 को अपने परिणामों के योग्य जानकर नियम लेना चाहिए, ले लेना चाहिए कि भैया इतनी वनस्पति से ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा। गिन लो एक बार, दिन में बैठ करके विचार कर लो कि अपने क्या क्या चीजें खाने में आती हैं, इनके अलावा और बाकी सब वनस्पति को मैं नहीं खाऊंगा। और फिर ध्यान भी रखे नियम का, जोश जोश में नियम नहीं ले, फिर ध्यान भी रखे। बहुत से लोगों की तो ऐसी आदत होती है वो डायरी में नोट करके रखते, क्योंकि मान लो भूल गए तो दोहरा लेते हैं। ये वो अच्छी बात है, क्योंकि भाई देखो भूल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और हर हफ्ते डायरी दोहराते रहोगे मेरे इसका त्याग, इसका त्याग, तो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। कहीं भी जाओ, दूसरे के यहाँ जाना हो तो उसके पहले डायरी देख लो एक बार कि अपने को ये चीजें नोट कर सकते हैं, है ना?
देखो, जमी कंद पूरी तरह से त्यागने योग्य, जिसके आधार से त्रस्त जीव हो वो भी पूरी तरह से त्यागने योग्य। अब क्या बचा? हरित काय। हरित काय में अपन लिमिट कर सकते हैं कि इनमें से जो साधारण है, साधारण तो लेना ही नहीं, जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है वो भी मैं नहीं खाऊंगा, और प्रत्येक में भी मैंने गिनती की ये चीजें रख ली, इसके बाद में इनसे ज्यादा नहीं ली। दो तरह से कर सकते हो, एक तो पर्टिकुलर वो नाम लेकर के, जैसे मान लो लौकी, गिलकी, तुरई, ककड़ी, केला, नींबू, मिर्ची, शिमला मिर्ची, और भी जो ध्यान में आते हैं, ऐसे 20-50 जितने भी हैं। मैं भी तुमसे नाम लिखने को कि तुम 50 सब्जियों के नाम नहीं लिख पाओगे। खाते कितना है अपन? आया समझ में? तो कर सकते हैं अपन लिमिटेशन। तो एक तो नाम लेकर के भी होता है, दूसरा ऐसा भी होता है कि आज मैं 10 हरी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, है ना। अब 10 में फिर ये भी ध्यान रखे कि अभी कितनी हो गई, नाश्ते में कितनी हो गई, दिन के भोजन में कितनी हो गई, शाम के भोजन में कितनी हो गई, है ना। तो दोनों तरीके से लोग बाग त्याग करते हैं, तो वैसा त्याग कर सकते हैं। क्यों करना है लेकिन त्याग? उतने जीव घात से बचने के लिए। आया समझ में? कि नहीं, हम नियम नहीं लें और नहीं खाएं तो, जब तक नियम नहीं है तब तक समझना, समय ज्यादा हो गया अपने, तब तक समझना कि उसका पाप लगता ही रहेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, नोट करो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 204, उसमें पढ़ना, ये आज तुम्हारे लिए होमवर्क जैसा है, उसमें पढ़ना। जब तक नियम नहीं हो ना, तो अविरति संबंधी बंध तो निरंतर होता ही रहता है। अच्छे से समझना हो तो 203 204 दोनों पढ़ लेना। और नियम किस तरह से लेना ये समझना हो तो पेज नंबर 239 पढ़ना, 239, नियम किस तरह से लिया जाता है। चलो, समय अभी हो गया है, आगे का विषय तो और भी है। देखो, एक चीज और बता देता हूँ फिर समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे अपनी चर्चा मतलब तुम लोगों के साथ तो नहीं होगी, ऑनलाइन तो जो चल रही है सो चल रही है। इसके नीचे का एक पैराग्राफ देखो, प्रामाणिक हरित काय का नियम करने वालों के करोड़ों अभक्ष टल जाते हैं, दिख रहा है? उसमें पत्ता जाति तो खाने के योग्य ही नहीं है। पत्ता जाति तो खाने के योग्य ही नहीं है। पत्ता जाति माने मेथी, पालक, बथुआ, धनिया इत्यादि, ये काम में लेने लायक। हमारे घर में कोई भी पत्ते की सब्जी नहीं आती, धनिया भी नहीं आता। आया समझ में? है ना। तुम्हारे यहाँ भी एक धनिया को छोड़ के बाकी तो और कुछ बनता नहीं है ऐसा मेरे घर से, है ना। है? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। तो वो तो धनिया की तो बड़ी समस्या, अब तुम लोग आगे बात करोगे तो वो तुम्हारे हिसाब से होगा। लेकिन ये लाइन खास है। बहुत से लोग बात, हो सकता है कोई ऐसे मान लो तुमको आकर के कहें अरे ये भी खाना चाहिए, वो भी खाना चाहिए, कोई कोई इस तरह का उपदेश देने वाला भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पेज आज अपन ने पढ़ा है क्या, है ना, अरे कोई हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी के वेश में ही आए, चाहे कोई महाव्रती के वेश में ही आए, और ये कहे कि ये भी खा लो, ये भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, चक्कर में मत आना। मैंने तुमको ये पेज बताया ना, नोट करके रख लो ये। क्या? ये रत्नकरण श्रावकाचार्य का ये प्रकरण याद रखना हमेशा, अगर जीवन में सुधार करना है तो अभक्ष अपने को किसी के भी कहने पर नहीं खाना, है ना। और नियम लेने की मर्यादा भी अपने हिसाब से अपन देख सकते हैं, तुम जीवन भर का नहीं लेना चाहते या इसी सामर्थ्य नहीं दिखती तो टुकड़ों में भी ले सकते हो, कि महीने भर का या यहाँ हूं तब तक का। आया समझ में? रोज का रोज भी ले सकते हो। कभी मान लो कोई डॉक्टर दवाई बता दे कि नहीं ये वाली सब्जी तो तुमको लेनी है, जमीकंद को छोड़ के कोई और सब्जी लेनी है, उसका तुमको उपाय बताए, अब फिर तुम सोचो कि अरे मैंने तो नियम ले लिया, तो पछतावा नहीं हो इसके लिए तुम कम कम दिनों के भी एक मर्यादा के रूप में नियम ले सकते। ठीक है ना। बाकी तो तुम्हारे विवेक के ऊपर निर्भर है। ये प्रकरण जो अपन ने पढ़ा है बहुत काम का है, आगे भी जीवन में तुम्हें बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत।